Hello and welcome to Nimbus IS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं. फर्स्ट वन इज अबाउट इमरान खान. तो इमरान खान के चलते जो कंट्रोवर्सी हुई है, अभी रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में. जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है वैसे ही वहाँ पे नेशनल असेंबली. तो वहाँ की नेशनल असेंबली में इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो उसके चलते जो कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही है, रिसेंट इवेंट्स, उसको हम कवर करेंगे. ये एडिटोरियल ये सब इश्यूज पे हाईलाइट करते हैं. सो गेम फॉर द थ्रोन. कौन सा थ्रोन? पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप का. द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल स्टडीज 3. ठीक है, इकोनॉमी एंड माइग्रेंट्स. तो ये बात कर रहा है दिस आर्टिकल. ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड अ सर्टेन स्कीम्स एंड मेजर्स. तो वो भी मिल रहे हैं हमें, तो वो प्रीलिम्स में हमको हेल्प कर देते हैं. बाकी दूसरे स्टेट्स क्या कर रहे हैं तो वो सब हमें मिलते हैं. बट येस, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव कि माइग्रेंट इश्यूज क्या क्या है, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, वाई शुड वी. इनफैक्ट दिस आर्टिकल इज पुशिंग फॉर अ पॉलिसी. इट इज पुशिंग फॉर अ पॉलिसी फॉर सपोर्टिंग द माइग्रेंट्स. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे यूपीएससी फ्रेज कर लेता है, एग्जामिन द नीड फॉर द पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स, उस तरीके से. सो दैट कैन बी कवर्ड. अब चलिए फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, गेम फॉर द थ्रोन. तो बहुत सिंपल है. पाकिस्तान में अभी कुछ टाइम से देयर वाज अ केस ऑफ केओस एक्चुअली. ठीक है, बैंकरप्सी हमें पता है कि पाकिस्तान को जब देखो बात करेंगे दे आर सेइंग कि हमारे पास पैसे नहीं है एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी. अमेरिका से पैसे मांग लिए, बोले आईएमएफ से पैसे चाहिए हमको, चाइना से पैसे चाहिए. जब देखो दे आर आस्किंग फॉर मनी. नाउ दिस टाइम द सिचुएशन बिकेम वेरी वेरी बैड. अब कह सकते हैं कि भाई पैंडेमिक का भी एक रीज़न हो सकता है कि पैंडेमिक की वजह से जो शॉक्स पड़े हैं इकोनॉमीज को, पाकिस्तान ऑलरेडी अ वल्नरेबल कंट्री, उन पे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा. राइट. सो देर आर सर्टेन बोथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो थी बट देर आर ऑल्सो पॉलिटिकल इश्यूज. तो मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मिसमैनेजमेंट ऑफ इट्स टाइज विद मिलिट्री एंड हॉस्टिलिटी विद अदर मेंबर्स ऑफ द असेंबली. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स. बट येस, द ग्राउंड दिस थिंग इज, जो बेसिक मुद्दा उठाया है वो है पाकिस्तान की पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस. And obviously Imran Khan being the prime minister, he is being held responsible. Okay, so very simple what happened was, अब देखिए ये है नेशनल असेंबली. आप समझ लीजिए जैसे हमारा लोकसभा होता है, नेशनल असेंबली. तो वहाँ पे let's say there are two camps. One is the opposition and other is the ruling camp. Ruling camp के जो head है that is इमरान खान, तहरीक इंसाफ पार्टी. Okay. सो द ऑपोजिशन सेड दैट सी, आप लोगों ने तो काम खराब करके रखा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रखा आपने, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. आजकल यूएसए से भी हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, आपने सब खराब कर रखा है. जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से सिचुएशन बहुत खराब हो रही है. ठीक है, 2018 में आए थे, 4 साल हुए और आपने सब बिगाड़ दिया. यहाँ पे हमें आप पे सपोर्ट नहीं करना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. रूलिंग पार्टी के भी कुछ लोग हैं वो ऑपोजिशन में जाने लग गए. ठीक है, उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे जाने लग गए. सो इवेंचुअली ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, या यहाँ पे लिखा हुआ है नो ट्रस्ट वोट, को इंट्रोड्यूस किया कि हमको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. हमें पता है कि, उनको पता है कि रूलिंग पार्टी से यहाँ पे आ गए, तो उनको पता है कि इनके पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है हाउस के अंदर कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके. तो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सके और बहुत नैरो मार्जिन था. वैसे आई थिंक 175 वोटेड फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन वो रेजोल्यूशन पे, और इनके पास 172 थे. 3 का ही फर्क था, 3 मेंबर्स का. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट वोट वाज पास्ड एंड अकॉर्डिंगली द प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव, डिड नॉट हैव द ट्रस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. हमारे भी है नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो प्राइम मिनिस्टर वाज सपोज टू रिजाइन. बोले ये तो सारा कॉन्स्पिरेसी है, फॉरेन कंट्रीज का कॉन्स्पिरेसी है जो नहीं चाहता कि नया पाकिस्तान बने. उन्होंने बात करी थी कि मैं नेशनलिज्म पे बात कर रहे थे, एंटी करप्शन क्रूसेड पे बात कर रहे थे. कहते वो चाहता ही नहीं है बाहर वाले लोग. ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है
एंड दिस वॉज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएस वाले, और इनमें से भी कुछ लोग करप्ट है, मैं एक लौता हूं जो सही है, बाकी सारे करप्ट है, और इन सब ने ये कॉन्स्पिरेसी खेल ली है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ द प्राइम मिनिस्टर वो सपोज टू रिजाइन। वो कहते हैं ये तो कॉन्ट्रोवर्सी, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, मैं नहीं ऐसे रिजाइन कर सकता, मैं इसको मान ही नहीं सकता वर्डिक्ट को, पावर में तो बैठे हो भाई यहाँ पे। तो उन्होंने कहा देखो, फिर यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर है, अब स्पीकर भी आपको पता ही है रूलिंग पार्टी से होते हैं नॉर्मली, तो डिप्टी स्पीकर ने बोला है जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट वोट आप जो लेके आए हो ऑपोजिशन वालों को, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसे कर ही नहीं सकते, सही प्रोविजंस यूज नहीं किए गए, सही प्रोसीजर यूज नहीं किया गया, और इसीलिए ये रद्द है, हम इसको नहीं मान सकते नो कॉन्फिडेंस मोशन को, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ पास नहीं हुआ है, वो वैलिड है यहाँ पे उनकी सीट। पर ये तो कहने की बात है, ऑपोजिशन वापस से फिर से कर लेंगे इसको। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया अभी रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर को लगा इमरान खान को कि अगर ये ऑपोजिशन के पास चले गए 175 मोर मेंबर्स इन द ऑपोजिशन, तो वो अब मिनिस्ट्री फॉर्म कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कैन टेंडर हिज ही कैन गिव हिज एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को बोला देखो ये सारा झोल है यहाँ पे, ऐसा कीजिए आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस वाज रेकमेंडेड। तो मतलब कोई मेंबर रहा ही नहीं, अगर और प्रेसिडेंट ने कर भी दिया तो इसका मतलब हुआ कि जो भी ये सीट्स थी, जिनके जो भी मेंबरशिप थी, वो सारी खत्म हो गई, राइट, इट हैज बीन डिसॉल्व्ड। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल ही नहीं उठता। एंड द इलेक्शंस आर, अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर इलेक्शंस होने पड़ेंगे, एंड द पीपल विल हैव टू सेंड अ मैंडेट एंड सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द असेंबली ओवर हियर। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। अभी इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये क्या हो रहा है अपने आप से, ऐसे कैसे, कहते हैं नहीं हम देखेंगे इसको सुओ मोटो बेसिस पे, सुओ मोटो मतलब खुद से उन्होंने इस केस को अपने ऊपर रख लिया है। एंड मीन टाइम ये सब चलता आ रहा है। पाकिस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर दी प्राइम मिनिस्टर, और उनके ऑर्डर्स ना माने चाहिए। ठीक है, सब चल रहा है, पूरी कंफ्यूजन हो रखी है यहाँ पे, right? So this is what this article is basically telling us. This is the situation over here right now. Okay. So let me just briefly cover this up. ठीक है, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, he would be ousted in the no trust vote. ठीक है, तो no trust vote से उनको निकलना था। His allies had jumped ship. उनके जो members थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए यहाँ पे। His party lawmakers, इनके खुद के पार्टी मेंबर्स, वो भी दूसरे साइड पे चले गए। They revolted against the issues of his government caused by the government. ठीक है, तो नो ट्रस्ट वोट हुआ, तो इमरान खान ने बोला ठीक है, इनके पहले डिप्टी स्पीकर ने बोला देखो ये तो हम मान नहीं सकते नो ट्रस्ट मोशन को, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और प्रेसिडेंट ने बोला कि नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दी, तो कोई मेंबर यहाँ पे रहेगा नहीं। सो इमरान खान के पास बेसिकली तीन ऑप्शन थे। एक तो था कि रिजाइन कर दे जब नो ट्रस्ट मोशन हुआ है, दूसरा है ही कुड कॉल फॉर द अर्ली इलेक्शंस। ठीक है, तो व्हाट ही हैज गॉन हमें सब पता है, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया है। एंड बेसिक थिंग वाज दैट ऑपोजिशन जो कह रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी ऑपोजिशन मेंबर्स के साथ वो पावर में ना आ जाए, तो उन्होंने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे एक एनालिसिस दे रहा है, ये तो था जो हुआ है, अब ये एनालिसिस दे रहा है कि इमरान खान जब आए यहाँ पे, ठीक है इमरान खान पाकिस्तान में आए तब दो पार्टीज होती थी, स्टैंडर्ड था। अब ये आए, इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। ठीक है, ही केम इनटू द पावर इन 2018 गिविंग द प्रॉमिस ऑफ नया पाकिस्तान की, मैं आपको एक नया पाकिस्तान दूंगा। ठीक है, नया पाकिस्तान में क्या था, उसमें तीन चीजें थी इनके एजेंडा में। पहला था रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इन कंजर्वेटिव ग्रुप्स को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है यहाँ पे। नेशनलिज्म एंड एंटी करप्शन क्रूसेड, कि सारे करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, भुट्टो करप्ट है, सारे करप्ट है, मैं हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर जब वो पावर में थे, 4 साल हो गए, ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज concerns about the mismanagement of the economy.
मिसमैनेजमेंट ऑफ हिज टाइज विद मिलिट्री। जब इलेक्शंस हुए थे ना ये 2018 वाले, तो ऐसा लगा था कि इमरान खान का ऐसा मैंडेट है नहीं, लोगों ने इतना वोट नहीं किया, पर इनको सपोर्ट था पाकिस्तान की मिलिट्री का, और जिसको मिलिट्री का सपोर्ट है उसकी पावर, सिंपल। सो मिसमैनेज, पर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ये 4 साल के अंदर उनके रिलेशंस आर्मी के साथ खराब हो गए पाकिस्तान की। एंड देयर वाज आल्सो फुल फ्लेजेड हॉस्टिलिटी विद द ऑपोजिशन मेंबर्स, ठीक है, जो दूसरे कैंप में थे उनके साथ बहुत रिलेशंस इनके खराब हो गए। एक तो वैसे ही रूलिंग और ऑपोजिशन के खराब होते हैं, पर इन्होंने और खराब से बदतर बना दिया इसको। अब मिलिट्री के साथ भी हम देख सकते हैं कुछ इंस्टेंसेस है, बात हो रही थी कि देयर आर क्रैक्स इन द गवर्नमेंट रिलेशनशिप विद मिलिट्री, तो क्रैक्स थे, टेंशंस थे, पर कुछ इशू हुए जिनकी वजह से हमने देखा कि जो उनके रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट और जो जनरल है पाकिस्तान के, उनके बीच में देयर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। तो जब ये यूक्रेन वॉर हो रहा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक आपको शायद याद भी होगा वो फुटेज इमेजेस, कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ही वाज लैंडिंग इनटू रशिया जब यूक्रेन का इन्वेजन हुआ। सब इस पर बड़ा क्रिटिकल हुए थे, सारी वर्ल्ड इस टाइम पे, ठीक है। इट लुक लाइक अ जोकर बेसिकली, ओके। तो ये था, और इसी टाइम पे इनकी जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बोला कि ही स्पोक अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन। उन्होंने बात करी कि हमें यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे रखने की ज़रूरत है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओवर द ईयर्स हमें पता है पाकिस्तान के जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते आए हैं कि यूएसए ने हमने तालिबान के लिए किया एक्शन लिया, यूएस के कहने पे लिया, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, अब इनकी टेंशन्स बढ़ गई एवर सिंस ओसामा बिन लादेन वाज फाउंड इन पाकिस्तान, तो यूएस और इनकी टेंशन्स अभी बढ़ रही है। इन द मीन टाइम हम एक नया अंकल देख रहे हैं, रशिया। हमारा जब उरी का अटैक भी हुआ था इन पाकिस्तान वालों ने किया था, दैट टाइम ऑल्सो रशिया विच इज़ अ क्लोज अलाई वाज हैविंग मिलिट्री ड्रिल्स विद पाकिस्तान ओवर हियर, ठीक है। तो पाकिस्तान में उनके सोल्जर्स आए थे जब हम कोशिश कर रहे थे कि हम आइसोलेट करें पाकिस्तान को, हम इंटरनेशनल सपोर्ट चाहते थे, रशिया डिडंट डू दैट, ओके। So this was there. So it's believed that there is a new axis coming up, Russia, Pakistan and China. ठीक है, तो ये एक नया एक्सेस आ रहा है which is calling it as pragmatism, कि वो आसपास है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। यूएसए बहुत दूर है, यूएसए की प्रायोरिटी चेंज हो गई है, बट द आर्मी चीफ हैड स्पोकन अगेंस्ट व्हाट इमरान खान वाज डूइंग, ठीक है। सो विद द वीकनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप मिलिट्री के साथ, उनकी स्ट्रगल्स और कॉम्प्लिकेट हो गए यहाँ पे, तो ये है। और बाकी ओवर द इयर्स जब भी वो क्रिटिकल हुए हैं, वो कभी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सिस्टम्स वगैरह को उन्होंने माना नहीं, अभी उसका पूरा अब्यूज हो रहा है पावर्स का, राइट। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द पाकिस्तान सिचुएशन। नेक्स्ट इज पुश द पॉलिसी नीडल फॉरवर्ड ऑन माइग्रेंट सपोर्ट, ठीक है। तो माइग्रेंट सपोर्ट से इसका मतलब है कि माइग्रेंट वर्कर्स के कुछ कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एंड माइग्रेंट लोगों के कंसर्न्स, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वर्कर्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। हम नॉर्मली इसको मर्ज कर देते हैं इनफॉर्मल सेक्टर या फिर जो आप बात कर लो कि पुअरर सेक्शंस या पुअरर वर्किंग ग्रुप्स, नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं और उनके चैलेंजेस अलग है और हमें इनको देखने की ज़रूरत है। अब माइग्रेंट वाला मुद्दा सबसे बड़ा तब उठा था जब लॉकडाउन हुआ था, एंड देयर वाज दिस the exodus of the migrants from certain states back to UP, Bihar, that belt over here, right, वो दिखा था। और उस टाइम पे लगा था कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी, एटलीस्ट गवर्नमेंट का फोकस वापस माइग्रेंट पे आ गया है, दे विल डू सर्टन गुड थिंग्स। तो यहाँ पे उसके चलते द गवर्नमेंट एम्फेसाइज्ड अपॉन वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ONORC प्रोजेक्ट। देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो ये एक स्कीम थी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम, मतलब रेंटल हाउसिंग पे वो काम होगा ताकि वो लोग जहाँ भी रहना है वो आराम से रह सके, उनके लिए अकोमोडेशन वगैरह हो एट अ लोअर कॉस्ट। फिर ई श्रम पोर्टल बनाया गया ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स also and informal workers also, we have some sort of data on them so that the government can take policy interventions,
ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल बनाया गया, ठीक है, लेबर जो है उनको रिकॉर्ड करेंगे। देन इट ऑल्सो वॉज लुकिंग एट ड्राफ्टिंग अ माइग्रेशन पॉलिसी कि माइग्रेंट वर्कर्स है वो बाहर से आते हैं, उनके चैलेंजेस अलग है। इनफैक्ट माइग्रेंट वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो वन ऑफ द रीजंस इज पुश माइग्रेशन की एग्रीकल्चर में सिचुएशन ठीक नहीं थी तो दे आर टू मूव आउटसाइड ऑफ देयर प्लेसेस, इट्स नॉट सो मच ऑफ अ पुल माइग्रेशन। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट इवन देन अगर हम अभी के इकोनॉमिक डेटास देख लें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट के जो इंडिकेटर्स है वो खराब है एज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स। सो इनकम्स ऑफ माइग्रेंट हाउस होल्ड्स कंटिन्यू टू बी लेस दैन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे जो गेन्स है ऑफ एड्रेसिंग द पॉवर्टी इशू और द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स वो और गिर जाएंगे इससे। तो इसके चलते वी नीड टू हैव अ कोहेसिव पॉलिसी, ठीक है, हमें कोहेसिव माइग्रेशन पॉलिसी की जरूरत है जो माइग्रेंट वर्कर्स के अधिकारों पे काम कर सके। अब माइग्रेंट वर्कर्स की अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिसी की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स है। सो अ थर्ड ऑफ द नेशंस वर्कफोर्स इज माइग्रेंट वर्कफोर्स, ठीक है, वन थर्ड ऑफ द लेबर इज माइग्रेंट्स। एंड माइग्रेंट्स इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स वर्किंग हैंड्स टू अदर स्टेट्स। तो क्रिटिकल सेक्टर्स जो है वहाँ पे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, वहाँ पे वो काम करते हैं। आई थिंक आप देख लीजिए जहाँ पे काम हो रहा होता है, आप देखेंगे दैट दे आर फ्रॉम अदर स्टेट्स ओवर हियर, ठीक है। इनका साइज इतना ज़्यादा है तब भी इनके वेलफेयर के लिए कुछ एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। नाउ वन रीजन कुड बी the politics or the political economy of the migrant workers. So issue number one, the political economy of the migrant workers. क्या है political economy? देखिए, imagine कीजिए महाराष्ट्र, बॉम्बे एंड बिहार demographic dividend, more youthful population, they are coming to work in Bombay as labor, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बोलती है कि ये आउटसाइडर है, हमारे यहाँ पे आ गए हैं, अब वोटर कार्ड भी बना लिया है, हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हमारा कल्चर खतरे में है, राइट। सो दैट इज हाउ दे स्टार्ट पिचिंग वोट्स के लिए वो जाते हैं। सो दे प्रमोट नेटिविस्ट पॉलिसी, रिजर्वेशन फॉर द मराठास, ठीक है। और जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं दे आर डिसएडवांटेज्ड, ये रिसोर्सेज जो हमारे स्टेट के लिए थी वो दूसरे आके ले रहे हैं हमसे। सो दे टेंड्स टू फोकस ऑन द रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजन, ज्योग्राफी। एंड ऑन द अदर हैंड जो स्टेट इन लोगों को भेज रहा है काम करने के लिए, द सेंडिंग स्टेट्स, एक है डेस्टिनेशन स्टेट्स, दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट्स, दे आर मोटिवेटेड टू सर्व देयर ओन पीपल बिकॉज दे वोट इन देयर सोर्स विलेजेस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दिस इशू, देयर इज लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स और काम नहीं हो पाता उसके लिए। फिर गवर्नमेंट को लगता है कि सारा पुश माइग्रेशन है, जैसे मैंने आपको बोला, अभी बताया मैंने कि पुश माइग्रेशन है, कि एग्रीकल्चर का सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसा क्यों ना हो कि जो लोग काम कर रहे हैं लोग अपने दूसरी जगह जा रहे हैं ना, क्योंकि उनकी जगह पे जॉब नहीं है। अब आप चंडीगढ़ में है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को देख लो, चंडीगढ़ में इतना नहीं मिल रहा, बैंगलोर जा रहे हैं जॉब के लिए, आईटी में भी। दे आर नॉट द सेम माइग्रेंट वर्कर्स बट कंसिडर दिस। तो यहाँ पे सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। तो उनको लगता है कि अगर हम डेवलप करते हैं, अगर हम रूरल डेवलपमेंट में काम करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ठीक है। उनको लगता है वो वहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं है। आजकल लोग इधर से उधर जाते हैं फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और जब जाते हैं तो उधर फोकस देने की जरूरत है। फिर उनको लगता है कि अगर हम इनफॉर्मल इकोनॉमी से बाहर निकल आए, हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट वर्कर्स है पर्टिकुलरली 90% ऑफ देम, 90% ऑफ द ओवरऑल वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल सेक्टर, 90%, और बल्क ऑफ देम इज द माइग्रेंट वर्कर्स। तो अगर कैसे भी करके इनफॉर्मल से हम फॉर्मलाइजेशन पे चले जाए तो हमारी पॉलिसी, हमारी जो कंसर्न्स है वो एड्रेस हो जाएगी।
पर आपने सिर्फ इनफॉर्मल की बात करी, इनफॉर्मल से फॉर्मल. इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू द इश्यूज ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स. लाइकवाइज इनकी जब अकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं तो वो बात करते हैं स्लम डेवलपमेंट की. पर जो मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स है, एज पर द आर्टिकल, मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स दे रिमेन इन द फैक्ट्रीज इटसेल्फ. वो उधर ही रहते हैं क्योंकि उनका कोई घर वर तो था नहीं वहां पे, वो उधर ही प्रेफर करते रहना. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है. फर्दर मोर गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है. अभी आप डेटा भी देखो ना, आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भरते हैं, वहां पे आपकी लोकेशन का एक ही ऑप्शन होगा. ठीक है, बट देर आर, या फिर हो सकता है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, बट देर आर पीपल हु आर लिविंग इन मल्टी लोकेशंस. एक जगह जा रहे हैं फिर दूसरी जगह जा रहे हैं. सो अबाउट 500 मिलियन पीपल हु आर पार्ट ऑफ मल्टी लोकेशनल हाउसहोल्ड, माइग्रेंट हाउसहोल्ड. मतलब एक जगह से दूसरे जा रहे हैं फिर दूसरे से तीसरे जा रहे हैं. और 500 मिलियन कितना हुआ? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अबाउट 1.3. तो 600 मिलियन हो गया आधा, तो आधे से थोड़ा सा कम. ठीक है, तो साइजेबल नंबर ऑफ माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स, वर्कर्स नहीं है, हाउसहोल्ड्स है. तो माइग्रेंट मतलब ये आधे से बराबर होगी पॉपुलेशन. वर्कर जा रहा है, उसके साथ फैमिली भी जाएगी उसके. ओके, तो ये कुछ इश्यूज है यहाँ पे. अब इसके लिए नेचुरली दीज स्कीम्स आर देयर, दीज स्कीम्स नीड टू बी इंटेंसिफाइड. बाकी हम देख रहे हैं कि स्टेट्स कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है विच फोकसेज ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स. ठीक है, तो उन पर फोकस करते हुए जो प्रायोरिटी एरियाज है वहां पे उन्होंने ध्यान दिया, पूरे स्टेट ने. फिर छत्तीसगढ़ के स्टेट ने, उन्होंने स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स पॉलिसी बनाई है ताकि उनको ट्रैक कर सके, उनको वेलफेयर मिल रहा नहीं मिल रहा, उनको फोन करके पूछ सके क्या है, सब ठीक है, राइट. तो थोड़ा बहुत फीडबैक वहां से ले लेते हैं. फिर ओडिशा का एक स्कीम है जिसको बहुत फेवरेबल माना जा रहा है. ओडिशा का है ओडिशा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट. तो उन्होंने क्या किया है? इट इज प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो कह रहा है कि दिस कैन ऑल्सो बी अ मॉडल. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे स्टेट के साथ, अपने स्टेट के साथ, दे कैन वर्क टुगेदर, जो उनके इश्यूज हैं उनकी पॉपुलेशन के, वो एड्रेस किए जाए. अब इस केस में सेंटर कैन प्ले अ प्रोएक्टिव रोल. सेंटर, क्योंकि वो इंटरस्टेट इशू है, तो सेंटर कैन प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स. इट कैन पेव द वे फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में स्टेट्स का सेंटर का रोल भी बहुत सिग्निफिकेंट है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दी माइग्रेशन पॉलिसी. इसको हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. एंड हमारे जो ये ब्लिंकर्स लगे हुए हैं कि ये एक तो पॉलिटिकल इकॉनमी को छोड़ के अगर आप देखो यहाँ पे पॉलिटिकल इकॉनमी भी हो गया आपका, रूरल डेवलपमेंट हो गया कि रूरल डेवलपमेंट कर ली तो एड्रेस हो गया, पर आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आपकी माइग्रेंट है. देन कि इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इससे प्रॉब्लम नहीं होगी. हमें वी नीड अ होलिस्टिक सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स पे सोचे. हाँ, आपको ये सब करना कीजिए, बट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली या डेडिकेटेड कोई अप्रोच होनी चाहिए. So thereby the need for a migrant support. Right then, so this concludes the session. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.